नमस्कार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है कासगंज। और कासगंज से इस खबर ये आ रही है, चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि वहाँ पे एक विशेष समुदाय के ऊपर आरोप लग रहा है। दलित जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और ऐसा ही रहा तो हम लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। एक महिला ये कह रही थी कि हम अपने मायके चले जाएंगे। बात ये नहीं है, बाकी जो लोग कहीं नहीं जा सकते, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था वैसी नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे। और आज़ाद भारत में वर्तमान समय में ऐसी बातें कोई महिला कोई समाज कर रहा है तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। बाकी वो जो समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनका यह कहना है कि जो वहाँ के यादव लोग हैं, यानी यादवों के ऊपर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। बाकी कुछ लोगों के ऊपर लगाया जा रहा होगा। बाकी आप ये मत सोचिएगा जब हम बात बोल रहे हैं तो सभी यादवों को हम बोल रहे हैं कि सभी यादव भारत के ऐसे ही होता है, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात कहेंगे तो इसी राज्य में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, उसी यादव समाज से अखिलेश यादव आते हैं। और इसी यादव की अगर बात करेंगे तो इसी बिरादरी से आते हैं लालू प्रसाद यादव, जिनको बिहार का समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो ये गलत बातें हो जाएंगी। तो आप मेरे बात से आप ये मत समझिएगा कि हम किसी विशेष समुदाय को और सारे यादवों के बारे में हमेशा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हम जिस समाज के जो समाज शिकायत किया है उस समाज में भी सारे लोग अच्छे नहीं होंगे। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। होता है कि लगभग ये बात बताई जा रही है, रक्षाबंधन की बात है। तो हुआ है कि वहाँ पे किसी बात को लेकर वहाँ पे झगड़ा होता है। अन्य भी कोई बातें थी पुरानी, उसको पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा होता है। जब झगड़ा बढ़ गया बात में, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा होता है, फिर पुलिस कार्रवाई होती है। तो परिजनों का यह कहना है कि परिजन जो समुदाय आरोप लगा रहा है, जो दलित समाज के लोग हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है। और जो यादव लोग हैं आ रहे हैं, झुंड बना के आ रहे हैं, हमको धमका के चले जा रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं। बाकी हमारी बहू बेटियों के साथ मतलब अभद्रता की बातें की जा रही हैं। कब ये लोग हमारे बहू बेटियों के साथ क्या कर देंगे इसका भी कोई ठीक नहीं है। तो बाकी उन जो समुदाय है, जो दलित समाज के लोग हैं, महिलाएं स्पेशली, उनका कहना है कि हम लोग डरे हुए हैं, हमारे अंदर डर का माहौल बना हुआ है। स्पेशली जब रक्षाबंधन आया था तब से हम लोग के अंदर डर का माहौल बना हुआ है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, मारने लगेंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। बाकी अभी देखते हैं कि इसमें होता है क्या है। हुआ है कि जो कुछ महिलाओं का यह कहना है कि हम लोग पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जब गए तो पुलिस हमारी मदद करने से इनकार कर रही है और बोल रही है कि जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बाकी अन्य भी आरोप लगाया जा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो समुदाय शिकायत कर रहा था उनका यह कहना है। पुलिस का भी ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। बाकी जो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। मतलब जैसे अभी हम लोग आज़ाद भारत में अगर बात करेंगे थोड़ा सा हट के, तो आज़ाद भारत में हम लोग लड़ किस चीज़ पर, आप सोचिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति थी। डॉक्टर अम्बेडकर इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं और उस चीज़ को लोग नहीं समझ पाए तो क्या समझेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आदमी जब कह दिया कि भारत में जो जातीय व्यवस्था है वो नहीं जा सकती, जकड़ी हुई है और नहीं जा रही। आप सोचिए, चमार मुसहर से लड़ रहा है, मुसहर धोबी से लड़ रहा है, पासी से लड़ रहा है। तो दुसाध चमार के घर नहीं खाता है, बारमा जी चमार के घर नहीं खाएंगे, यादव जी चमार के घर नहीं खाएंगे। तो अन्य जो जातियां हैं, ये जातिगत क्लेश अभी भी चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी हम लोग मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आज़ाद नहीं हुए। संवैधानिक रूप से आप सोचिए कि 79 के करीब हमारी आज़ादी हो गया, साल हो गया, लगभग इतना दिन हो गया। अगर उसको हटा देंगे, 47 अगर हटा दिया जाए तो 76-77 साल तो हम लोग आज़ादी को हो गया। तो आज भी हम लोग कहाँ हैं, हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज़ हमेशा कहते थे कि भारत के जो लोग होते हैं ये लोग मदारी दिखाते हैं, बंदर नचाने वाले जात हो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी अन्य भी बातें कहते थे वो लोग। हमेशा अंग्रेज ये कहते थे कि भारत कभी देश बन ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, फिर से जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है, फिर अवध के नवाब नहीं मान रहे थे, तो फिर आप कहते हैं कि जूनागढ़ के नवाब नहीं मान रहे थे, फिर वहाँ हैदराबाद के निज़ाम नहीं मान रहे थे। जब आप आज़ादी के बारे में जाकर देखेंगे, आज आपको बनाया, हम लोग जब पैदा हुए तो बने बनाए राष्ट्र में पैदा हुए। तो जब हम लोग बने बनाए राष्ट्र में पैदा हुए ना, तो हम लोग को आज़ादी की कीमत नहीं पता है और देश कैसे एक हुआ इसके बारे में हम लोग को नहीं पता है। नहीं तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी समस्या होगी। 500 कुछ देसी रियासतें थीं। उन जो देश होगा, राष्ट्र होगा, कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। कहा जाता है कि जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनका खाते खाते हालत ख़राब हो गया था और टहलते टहलते इनका हालत ख़राब हो गया था। क्योंकि जो भी देसी रियासतें बुलाती थी, खाने पर आमंत्रित करती थी, उनको खाना पड़ता था। बहुत बड़ा चैलेंज था। अंग्रेज इसलिए नहीं कहते थे, अंग्रेज इसीलिए कहते थे कि भारत राष्ट्र नहीं बनेगा। कारण है कि अंग्रेज जहाँ रहे, यूरोप में रहे, यूरोप में लगभग 24-25 कंट्री बन गई। आप सोचिए, ब्रिटेन में 3 देश है, स्कॉटलैंड अलग है,
अब यूरोप में चलिए, इंग्लैंड अलग है, और वो छोड़िए, स्कैंडिनेविया अलग चलिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये भी यूरोप का हिस्सा है। फिर जर्मनी हो गया, रूस उसी में आता है। फिर उसके साइड में आएंगे तो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, बेलारूस हो गया, मोल्डोवा हो गया। तो अलग अलग राज्य बने वहाँ पे। सोचिए अंग्रेजी बोली जाती है, फिर भी वो लोगों में इतनी विविधता है, इतनी विभेद है कि वो लोग आज भी लड़ाई के लिए फ्रांस के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। कुछ भी हो सकता है, वहाँ मर्डर हो जाएगा। नेपोलियन के लोग वहाँ पे आज भी नाम ले लेंगे तो आपको दौड़ा के मारेगा सब। तो इतनी नफरत थी, इसी आधार पर लोग कहते थे। कारण आप भारत में देखिए, भारत में ऑफिशियली ओबीसी की जो जातियाँ हैं लगभग 4000 के करीब हैं। तो ओबीसी अलग लड़ रहे थे, ओबीसी का बात अलग है। यहाँ पे चमार है, भरत, दुसाधन, मतलब इतनी हज़ारों यहाँ पे जातियाँ हैं, सब आपस में लड़ रही हैं। जनजातियों का अलग समस्या है, भाषा का अलग समस्या है, धर्म का अलग समस्या है। कर्नाटक में कहता है कि हम अलग भाषा बोलेंगे, तमिल वाले लोग बोलते हैं कि हम तमिल बोलेंगे, मराठी लोग बोलते हैं कि हम मराठी बोलेंगे, महाराष्ट्र में लोग बोले महाराष्ट्र बोलो, हाँ वही बात हो गया। गुजरात में गुजराती बोलो। फिर साउथ की समस्या अलग है, बंगाल की समस्या अलग है। तो 28 राज्य है, 28 की अलग अपनी अपनी समस्या है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी समस्या थी भारत को एक करने में। तो कारण यही था, हम लोग विकास पे चलते हैं। आज भी हम लोग जाति के आधार पर लड़ रहे हैं। आज भी मूछ रखने पर चमारों को, दलितों को मार दिया जाता है। पानी पीने पे, मटका पे पानी पिएगा कोई बच्चा, उसको मार दिया जाता है। एक बहुत पुरानी बात है, 1-2 साल पहले की बात है। श्रावस्ती में एक बच्चा था, मास्टर साहब उसको फीस के लिए 250-200 रुपया के फीस के लिए मार दिए, मर गया वो। तो आज भी जातिगत आधार पर उत्पीड़न जो दलित बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है। दलितों का थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला है, उतना ही उन लोगों का सामाजिक स्थान है। अदरवाइज दलितों का समाज में कोई मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अब दिल्ली मुंबई चले जाएंगे, जाति देखा वहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा कि फलाना जाति के हो, तो रूम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब राजस्थान में, हम खुद राजस्थान का बात बता रहे हैं आपको, जयपुर एकदम पॉश एरिया जो होता है वहाँ का, वहाँ जाइए आप बोल दीजिए कि हम चमार हैं, भंगी हैं, दुसाध हैं, पासी हैं, तो आपको रूम देने में लोग हिचकिचाते हैं, नहीं देंगे रूम। आज भी भारत में तो जो थोड़ा बहुत सरकारी नौकरियों में है। अब सोचिए ना, संविधान नहीं रहता तो कोई पुलिस लाइन में रहने देता क्या? क्योंकि वहीं पर पासे में चमार का घर है, धोबी का घर है, पासे में पांडे जी का घर है, ठाकुर साहब का घर है, तो आपको क्या लगता है बसने देते हो लोग? किसी का औकात है? अभी बहुत से ऐसे अधिकारी बनते हैं जो माझी आते हैं, तो आपको लगता है कि कोई मुसहर को अपना घर के पीछे आवास के साइड में बैठने देता है? तो संविधान की ताकत है। संविधान नहीं होता तो आज भी लोग कहाँ होते कहाँ नहीं होते, बहुत दुर्दशा हो जाती। तो जो लोग कहते हैं कि स्वर्ण लोगों के द्वारा ही जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता था, वो गलत है। ओबीसी के ज़्यादा, ओबीसी भी चमार के साथ, भंगी के साथ, दुसाध के साथ घिनाती है। तो आज भी हम लोगों को, भारतीय समाज को जातिगत आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि हम आज कहाँ हैं, कहाँ हो सकते थे। साथ में आज़ाद हुआ चाइना को हम बार बार बोलते हैं कि चाइना को एशिया का मरीज़ कहा जाता था। एशिया का मरीज़, इतना लोग घिनाते थे चाइना का नाम लेने से। जिस चाइना को मान्यता जवाहरलाल नेहरू दिलवाए कि वो चाइना हम लोग ऊपर चढ़ के 62 में मार दिया। आज चाइना तो कहा जाता है कि अमेरिका से आगे निकल रहा है। तो विज्ञान पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। हम लोग कभी भी विज्ञान को भाव नहीं दिए। थोड़ा सा जान लेते हैं, भारत के बाबा कभी भी विज्ञान को भाव दिए ही नहीं। एक बाबा बोल रहे थे कि तुम अपने बाप के औलाद हो, प्रूफ कर दोगे, विज्ञान प्रूफ कर देगी। आप मूल्यांकन करिए कि DNA टेस्टिंग, RNA टेस्टिंग क्या होती है, बाकी MRI, एक्सरे, CT स्कैन क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं बना पाए। यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ, वहाँ पे ब्राह्मणवाद नहीं था, वहाँ पे धर्म का प्रकोप नहीं था, वहाँ पे लोग तरस थे कि हम क्या कर देते। तो जितनी भी खोजें हुई हैं 100 से 150 साल के अंदर में हुई हैं। तो अब धर्म का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। हम लोग विकास नहीं कर पाए, कहाँ कर पाए बताइए ना? सुई तो नया बना ही नहीं पाए। भारत में एक भी इन्वेंशन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि भारत के लोग विज्ञान को भाव नहीं दिए। आप उतना सोचिए ना, जो पोप ग्रेगोरी है तो उसके द्वारा कैलेंडर बनाया गया था। जॉर्ज एलेमन तेरे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया गया। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, बड़ा सिद्धांत आया। विज्ञान से आया, धर्म से भी आया। लेकिन भारत के लोग धर्म को, विज्ञान को भाव आज भी नहीं देते, तब भी नहीं देते थे। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।